बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत से? बड़ी अच्छी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, तो खैरियत से तो होना चाहिए, क्योंकि एक जहां मुख्तलिफ इक़दामात हुकूमत पाकिस्तान के सराहे जा रहे हैं आलमी सतह पर, वहाँ पर एक बहुत ही अहम, जो पूरी दुनिया के लिए अगर देखा जाए, इन्वायरमेंटल चेंजेस हम देख रहे हैं। और उस हवाले से अगर किसी मुल्क ने कंसर्न शो किया है और किसी वज़ीर आज़म ने अपना विजन जो है इस हवाले से दिखाया, तो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। और हुकूमत पाकिस्तान की जो माहौल दोस्त पॉलिसीज़ हैं, इनको अब आलमी सतह पर पजीराई जो है वो हासिल हो रही है। इससे पहले हमने सितंबर 2020 में देखा कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जो कामयाब पॉलिसीज़ हैं एनवायरनमेंट को लेकर, उनका एतराफ़ करते हुए पाकिस्तान को चैम्पियन फॉर नेचर के एजाज़ से नवाजा था। और आज वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने ये बताया और बड़ा इसको उम्मीद अफजा कहा कि आलमी सतह के ऊपर किस तरीके से पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा जा रहा है। एक बार फिर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने एक ऐसी वीडियो जारी की है जिसमें खास तौर पे पाकिस्तान को मेंशन किया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो इकदाम उठाए गए हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, जो इकदाम पाकिस्तान के अंदर किए गए, उनको हाईलाइट करके दुनिया को ये बताया गया कि देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है और अब आपको क्या करना चाहिए। आखिर में ये सवाल उठाया गया। ये वीडियो हमारे पास मौजूद है, ये वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो देखिए, फिर इसके बाद गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान ने जो इकदाम किए उनको हाईलाइट किया गया इस वीडियो के अंदर। और आखिर में तमाम ममालिक के सामने ये सवाल रखा गया कि हाउ इज़ योर कंट्री बिल्डिंग अ ग्रीनर फ्यूचर। सो ये पाकिस्तान के लिए जो है बड़ा ही एक मेरे ख्याल में खुशी का मकाम है। इस वक्त मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मावनी खसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए क्लाइमेट चेंज। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त के लिए। मलिक साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो इकदाम किए गए, ज़ाहिर है जब आप कुछ करते हैं तो नज़र तो आता है, पूरी दुनिया देखती है और सराहा जा रहा है, खासतौर पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर। इसको क्या कहेंगे आप? जी मलिक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, इसको सारी दुनिया में इस वक्त पजीराई मिल रही है, क्योंकि एक तो इस पर बड़ी क्लैरिटी है और दूसरा ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और तीसरी वजह यह कि इसमें गवर्नमेंट अभी तक अपने पैसा खुद लगा रही है। ये टोटल कमिटमेंट शो करती है ग्रीन रिकवरी की तरफ, कोविड से भी, और उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ा क्लियर एक डायरेक्शन ली है। एनर्जी सेक्टर में भी, जिस तरह के इस वीडियो में भी दिखाया गया कि 60% क्लीन एनर्जी का विजन है और एक टारगेटेड विजन है जो कि हमने दिया हुआ है, और इंशाल्लाह रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। और दूसरा फॉरेस्ट्री साइड के ऊपर, जिसमें बड़ा क्लियरली पोस्ट कोविड के एरिया के अंदर हमने नेचर के ऊपर रिलाई किया और नेचर बेस्ड सोल्यूशन का सहारा लेते हुए 10 बिलियन की सुनामी का प्रोजेक्ट भी चल रहा है और प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। दोनों के अंदर ग्रीन जॉब्स जो है वो दी जा रही हैं। हमारे 10 बिलियन की सुनामी में, कोविड की एरा में तकरीबन 85,000 जॉब्स दी गई हैं। और इसी तरह जो प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव है उसके अंदर भी नई नेशनल पार्क सर्विस की तश्कील हो रही है, जिसमें यूथ को जॉब्स मिलेंगी। तो ये एक क्लियर विजन शो करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो रहा है, क्योंकि ये तमाम एक्टिविटीज कार्बन डाइऑक्साइड को कम करती हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए जरूरी है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान को
तैयार भी कर रही हैं एज इम्पैक्टेड कंट्री टू डील विद क्लाइमेट चेंज। तो इसीलिए गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज को इंटरनेशनल लेवल पर सराहा भी जा रहा है और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी हर तरफ से मिल रही है। ठीक, मलिक साहब ये बताइए कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जो ख़तरे से तो दो चार हैं, लेकिन इस ख़तरे में इजाफे का उतना बड़ा सबब नहीं बन रहे अगर आप अमेरिका और चीन या हिंदुस्तान का मवाजना करें तो। और पेरिस एकॉर्ड के तहत जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इस पर अपने रिसोर्स भी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको देने हैं। तो एक तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को आप कहाँ खड़ा देखते हैं कि हमारा कसूर इतना नहीं लेकिन ज़्यादा नुकसान हमारा हो रहा है, और जो पेरिस एकॉर्ड के तहत रिसोर्स मोबिलाइजेशन होनी है उसमें पाकिस्तान का आप समझते हैं कितना शेयर होना चाहिए? देखिए, इसमें जो क्लाइमेट चेंज का इशू है इसमें ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो डेवलप कंट्रीज से आती है जिन्होंने ये एमिशन हवा में डाली हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन इस किस्म की जिसमें फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया गया। अब पाकिस्तान का उसमें रोल जो है वो बहुत मिनिमल है। इस वक्त भी हमारी एमिशन जो है वो तकरीबन 0.8% ऑफ ग्लोबल एमिशन है, तो यानी कि 1% से भी कम है हमारी एमिशन। तो हमारा रोल इस प्रॉब्लम को पैदा करने में तो कोई नहीं है, लेकिन इसके बरक्स हमारा ऊपर जो इम्पैक्ट है इस इशू का वो सबसे ज़्यादा है। हम टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हैं ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, बल्कि इस साल जो कैटेगराइजेशन की गई है उसमें पाकिस्तान को उन 3 कंट्रीज में शामिल है जो कॉन्स्टेंटली टॉप 10 में रही हैं। तो वी आर वेरी हाईली इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। लेकिन इसके बावजूद ये पजीराई इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान इसके बावजूद एक लीडरशिप रोल में दुनिया को दिखा रहा है कि ग्रीन डेवलपमेंट कैसे की जाती है और किस तरह एक डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसके ऊपर डेफिनेटली और भी इकोनॉमिक प्रेशर्स होते हैं, पॉवर्टी इकोनॉमी के ऊपर आपके प्रेशर्स होते हैं, कि हेल्थ के, एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग के, उसके बावजूद पाकिस्तान अपने बजट में से पैसे लगा के एक ग्रीन डेवलपमेंट का पैराडाइम जो है उसने दिया हुआ है। और यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो किसी से पैसे मांग नहीं रहे हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के पैसे उसमें लगा रहे हैं और ये देख के लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं और हमारे पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं। जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने हमें फंडिंग की एक लाइन दी है, वो उन्होंने पाकिस्तान के विजन को देख के और पाकिस्तान की कमिटमेंट को देख के उन्होंने ये कमिटमेंट हमें दी है पैसों में। और इंशाल्लाह इसी तरह और भी हमारे बहुत सारे पार्टनर हैं जो कि चाहते हैं कि इस विजन के अंदर, जो कि क्लियर विजन है, जिसको बॉटम्स अप विजन कहते हैं कि मतलब हमें कोई ऊपर से नहीं बता रहा हमने क्या करना है, बल्कि हम खुद ये चाह रहे हैं कि हम ये करें कि ऐसे इकदाम किए जाएं जिसमें ग्रीन डेवलपमेंट हो, जिसमें नेचर की प्रोटेक्शन हो, जिसके अंदर लोगों के लिए ग्रीन जॉब क्रिएशन। अच्छा मलिक साहब, आपने कहा ना कि हजारों मुलाजमतें, तकरीबन 85,000 मुलाजमतें जो हैं वो सिर्फ ये जो बिलियन ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं इसके दौरान लोगों को दी जा रही हैं। इसके अलावा मैं ये देख रही थी कि नेचर गार्डियंस के तौर पर कोई 5,000 के करीब नौजवानों को ट्रेन किया जा रहा है। सो मैं चाहूंगी कि जरा इसके हवाले से भी थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस के लिए बताइए। ये बिल्कुल हमारा जो एक नेशनल पार्क थे पाकिस्तान के, वो बहुत मुंजमद हो गए थे। मतलब ये कि पाकिस्तान जब से बना है 70 साल के अंदर कुछ 30 नेशनल पार्क बने थे और बड़े सालों से 1970 की दहाई में कुछ तेजी थी इसमें, उसके बाद ये ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट था। तो हमने वो एक प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव लॉन्च किया ड्यूरिंग द लास्ट 8 मंथ। इनफैक्ट कोविड के जमाने में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको लॉन्च किया और उसके अंदर हमने ये टारगेट अपने ऊपर लिया कि हम पाकिस्तान के प्रोटेक्टेड एरिया कवरेज को 12% से एटलीस्ट 15% तक ले जाएंगे। और उसी को फिर कमिटमेंट के साथ हमने पिछले 8 महीने में हमने तकरीबन 15 नए नेशनल पार्क अनाउंस किए हैं, जो कि हजारों स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर उनका एरिया बनता है। अब ये इन नेशनल पार्क को सिर्फ अनाउंस ही नहीं करना था, हमने इसी इनिशिएटिव में हमने कहा कि हमें इसमें प्रॉपर इको टूरिज्म के जो उनका फ्लोरा फौना है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम एक नेशनल पार्क सर्विस को तश्कील देंगे। तो वो इंशाल्लाह प्रोविंसेस के साथ मिलकर हम उसको तश्कील आजकल दे रहे हैं और उसके अंदर हम जॉब देना चाहते हैं अपने यूथ को। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग एकेडमी होगी, 6 महीने से 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको इमीडिएटली जॉब मिल जाएगी, जिससे आप नेचर में जाके नेचर के गार्डियन के तौर पे और नेचर गेम वॉचर्स हैं, रेंजर्स हैं, इन कैटेगरीज में आपको कुछ जॉब्स मिलेगी और आप नेचर के साथ करीब भी होंगे और उसके साथ साथ आपको एक इसके लिए कोई खास क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी या सिर्फ बस वो जो ट्रेनिंग होगी वो दी जाएगी इन नौजवानों को बस?
देखिए इसमें क्वालिफिकेशन बेसिक भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग है वो मस्ट होगी। अच्छा, वो जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, ताकि आप एक गेम वॉचर या गेम वार्डन और ग्राउंड के ऊपर जाके नेशनल पार्क के अंदर अपनी सर्विस कर सकें। ये मॉडल आज से कई साल पहले अमेरिका में अपनाया गया था, जब अमेरिकन डिप्रेशन आया था 1930s में। उस वक्त फ्रैंकलिन रूजवेल्ट साहब से जिन्होंने ये बहुत मैसिव स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने यंग लोगों को नेचर प्रोटेक्टर्स के तौर पे फील्ड में डाला था। और अभी जो बाइडेन जब आए तो उन्होंने भी इसी चीज को फॉलो किया है। तो हमारा भी यही विजन है कि हम यूथ को नेचर के करीब भी करना चाहते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, और साथ उनको जॉब्स भी देना चाहते हैं, ताकि वो एक ऐसा काम करें जो कि हमारी अगली जनरेशन के लिए भी यूजफुल हो और साथ उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए इसके अंदर। तो इंशाल्लाह ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्कीम होगी जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको जल्द आगे लेके चलेंगे। एक मुख्तसर सवाल मलिक साहब, वो ये कि हुकूमत की एक और प्रायोरिटी है कि उसने सियाहत को यानी टूरिज़म को फ़रोग़ देना है, और जब आप उन इलाकों में किसी किस्म की डेवलपमेंट करते हैं तो एनवायरनमेंट उस पे उसका एक बुरा असर भी यकीनन पड़ता है। एक मिसाल हमारे सामने मारगला हिल्स है, नेशनल पार्क एरिया है, लेकिन वहाँ पे जब से कुछ डेवलपमेंट हुई है, लोगों का आना जाना शुरू, तो बड़ा कंसर्न है एनवायरमेंटलिस्ट का। तो इसको बैलेंस कैसे करने का इरादा रखते हैं आप? इसके लिए देखिए लेजिस्लेशन बड़ी जरूरी थी, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये लेजिस्लेशन प्रोविंशियल लेवल पे होनी थी, लेकिन हमने फेडरल गवर्नमेंट ने उसको ड्राइव किया है और इनकरेज किया है, उसको कैटलाइज किया। और इस वक्त केपी के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर भी ऐसी लेजिस्लेशन बन चुकी है जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज को प्रोटेक्ट करेगी, और वो इंश्योर करेगी इस चीज़ को कि वहाँ पर इस किस्म की डेवलपमेंट नहीं होगी जो कि उस प्रोटेक्टेड एरिया की सैंक्टिटी को खराब करे या उस नेचर को खराब करे। इसलिए ये एक बड़ी अच्छी लेजिस्लेशन अभी लास्ट 7-8 महीनों में तीनों प्रोविंसेस में हुई है, और उसके जरिए जो वो एरियाज है उनको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा, और साथ ही इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा वहाँ पे, ताकि रेगुलेटेड टूरिज्म हो वहाँ पे, जिसका नेचर को नुकसान ना हो और उससे जॉब्स भी निकले। सही। अच्छा, ये जो ग्रीन यूरो बैंड का इजरा होना है, इस हवाले से भी जरा काइंडली थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। ये देखिए, ये बड़ी एक कटिंग एज, बहुत कटिंग एज फील्ड है, और इसमें पाकिस्तान ने अगेन इसमें पहल की है। और इसमें एक तो हम रिन्यूएबल एनर्जी का वापडा ने जो हमारे डैम के प्रोजेक्ट हैं उनके लिए, उनकी फाइनेंसिंग के लिए उन्होंने एक ग्रीन यूरो बॉन्ड जो है वो इशू करने का इरादा किया है, और उसके लिए इनिशियल स्टडीज हो गई हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो लॉन्च होगा 500 मिलियन यूरो का। और वो उसका किया इसलिए कि वो हाइड्रो पावर है, वो क्लाइमेट चेंज फ्रेंडली डेवलपमेंट है, और उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इन एडिशन टू फाइनेंशियल रिटर्न, लोग ये भी देख रहे हैं कि इसका एक इन्वायरमेंटल रिटर्न भी है दुनिया को, और इसलिए वो उसकी बहुत इंटरेस्ट उसमें पैदा हुआ है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो लॉन्च हो रहा है। इसके साथ साथ हम एक नेचर बॉन्ड लॉन्च करेंगे, उसके ऊपर इनिशियल स्टडी हो चुकी है, और पाकिस्तान को एज ए पायलट स्टडी दुनिया में उसमें चुना गया है। नेचर बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम अपने पहले नेचर को वैल्यू करें, और जिस तरह मसलन आप देवसाई नेशनल पार्क ले लें, उसकी एक बड़ी स्पेशल वैल्यू, क्योंकि देवसाई नेशनल पार्क जैसी नेशनल पार्क दुनिया में और कहीं नहीं। उसकी एलिवेशन, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बड़ी यूनिक है। उसकी पहले हम नेचुरल कैपिटल की वैल्यूएशन कराएंगे, और फिर उसको नेचर बॉन्ड के तौर पे जब लॉन्च करेंगे, तो एक जो चीज़ आजकल चल रही है वो ये है कि जो हमारा सॉवरेन डेट है उसको लिंक कर रहे हैं विद नेचर बॉन्ड पेमेंट। यानी कि आपका सॉवरेन डेट, कुछ ममालिक कोविड के ज़माने में, अब ये डायलॉग चल रहा है बिटवीन G20 कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज के कोविड की वजह से डेट में रिलैक्सेशन दी जाए, लेकिन उन्होंने जो रिलैक्सेशन देनी है वो इस चीज़ को लिंक कर रहे हैं इस चीज़ से कि आपकी हम रिलैक्सेशन तब करेंगे अगर आप हमें नेचर के ऊपर परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और क्वान्टिफाइड ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस होगी। तो पाकिस्तान इस चीज़ के अंदर भी जो है वो पायलट कंट्री के तौर पे चुन लिया गया, और उसमें हम वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी, और एक दो इंटरमीडिएट है उनके थ्रू ये इस तरह में जा रहे हैं। ठीक। मलिक साहब, एक सवाल ये कि इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, और आपको भी बड़ी रेजिस्टेंस मिलती होगी कि आप कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो पोल्यूशन फैला रही है उसके बारे में बात करें, तो आप पे प्रेशर यकीनन आता होगा। उन लोगों का भी कंसर्न है अगर कारोबार कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर गाड़ियों की तादाद में जिस अंदाज से इजाफा हो रहा है, या बाकी ऐसी कोई फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ईंटों के भट्टे हैं, तो ये आपका एक बड़ी टफ जॉब है। तो वो जो प्रेशर आता है
उसको कैसे आप रेजिस्ट करते हैं, डील करते हैं, और क्या इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि एक तरफ तो इकोनॉमी को भी आपने आगे बढ़ाना है लेकिन साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है? जी बिल्कुल, ये प्रेशर आता है इसमें, और इसमें आई थिंक पॉलिटिकल कमिटमेंट प्लेज अ बिग पार्ट, और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कमिटमेंट है वो टोटली इस चीज़ के साथ है कि एनवायरनमेंट का हमने ख्याल करना है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट एक बार जब खराब हो जाती है तो उसको फिर कई चीज़ों तो उसमें दे आर नॉट रिवर्सिबल, वो आप ठीक नहीं कर सकते, और जो चीज़ें ठीक कर सकते हैं उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि जिन मुल्कों ने इस डायरेक्शन में गए हैं, मसलन चाइना है कि उसने अपनी एनवायरनमेंट को मतलब नहीं सोचा और बहुत तेज़ तरक्की की, लेकिन एनवायरनमेंट उनकी बहुत ख़राब हो गई। जब उन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश की तो उसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट थी, जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनका सारा मॉडल गलत था और उन्होंने एक नया मॉडल डेवलप किया जिसको वो इको सिविलाइजेशन का डायरेक्शन कह रहे हैं, और वो चाहते ही है कि जो चाइना से बाहर डेवलपमेंट कर रहा है वो इस तरह की ना करे जो चाइना के अंदर की थी, जिनमें एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे करनी पड़ी थी, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और एनवायरनमेंट के ऊपर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि साफ हवा, साफ पानी, हमें लग तो रहा है कि बहुत मुफ्त है और इन्फिनिट है, लेकिन दे आर नॉट इन्फिनिट, और ना ही ये मुफ्त होते हैं, इनकी कॉस्ट होती है अगर आप एक लेवल से ज़्यादा इनको पुश करें तो। इसलिए पाकिस्तान टू लर्न फ्रॉम दोज कंट्रीज, और पाकिस्तान इज लर्निंग फ्रॉम दोज कंट्रीज, और हम चाह रहे हैं कि हम अपनी डेवलपमेंट की डायरेक्शन इस तरह करें जिसके अंदर हम अपनी एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें। सही। अच्छा मलिक साहब, जहां दुनिया एतराफ़ कर रही है पाकिस्तान में जो इक़दामात अच्छे किए गए हैं उनकी, वहीं एक बहुत बड़ा मसला जो हम पंजाब के कुछ शहरों में देखते हैं, जैसे लाहौर सरे फहरिस्त है दुनिया के उन शहरों में जहां सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, और ये जो स्मॉग है इस मरतबा हमने देखा कि अभी मार्च तक, फरवरी के एंड तक जो है वो वहाँ पर जारी रही, हालांकि ऐसा नहीं होता और वो पोल्यूशन की वजह से है। मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि KPK में बड़ा कामयाब रहा जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट था, पंजाब में भी जारी है, क्या इसका कोई असर जो है वो इस तरह के मसाइल के ऊपर भी पड़ेगा, या इसके तदारुक के लिए कुछ और करना पड़ेगा, और क्या उस पर कोई काम हो रहा है? नहीं, स्मॉग का तो एक काफी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, उसके अंदर फॉरेस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि लाहौर के ग्रीन एरिया को खत्म कर दिया गया पिछले 10 साल के अंदर, इसकी 70% ग्रीन एरिया को लाहौर के खत्म किया गया, और उसको रिकवर करना जो है उतना आसान नहीं होता, बिकॉज ये ऑन ऑफ स्विच नहीं होता कि अगर आप एक दरख्त जो 100 साल पुराना उसको काट दें और अगला आप दरख्त लगाएं जो आज आपने बीज बोया उसका, तो वो इट टेक्स टाइम फॉर दैट ट्री टू कम अप एंड कॉम्पनसेट। लेकिन हमने डायरेक्शन कम से कम चेंज की है, और अभी हम लाहौर के अंदर जो अर्बन फॉरेस्ट है उसके मियावाकी एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें 10 टाइम्स फास्टर ग्रोथ होती है फॉरेस्ट की, तो जहाँ पे भी हमें स्पेस मिल रही है, उस वक्त 50 साइट पर काम हो रहा है लाहौर में, यहाँ पे ये स्मॉल मियावाकी फॉरेस्ट लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ जो स्मॉग के इशू है उसके लिए ट्रांसपोर्ट इज मेजर फैक्टर, उसके लिए हमने एक क्लीन फ्यूल मंगाया जो यूरो 5 क्वालिटी का फ्यूल है, जो कि 60% कम एमिशन करता है। हम यूरो 2 पे थे आज से 6 महीने पहले, लेकिन अब बाहर से जो फ्यूल आ रहा है वो सिर्फ यूरो 5 है, जो इस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दी है। इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो दी है, वो हमारी मिनिस्ट्री ने पेश की थी 2019 में अप्रूव, वो 2020 में हुई है, लेकिन उसके ऊपर भी हमें उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह डेवलपमेंट हो रही है, मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं यहाँ पे, और हमारा टारगेट है कि हम 2030 तक 30% अपनी गाड़ियों को शिफ्ट करें टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, उससे भी एमिशन कम होती हैं। फिर क्रॉप बर्निंग का इशू है, उसके साथ रिलेटेड के जो क्रॉप्स लोग जलाते थे, उसकी हमने इस साल एक नई टेक्नोलॉजी हैप्पी सीडर जिसको कहते हैं वो डेवलप किया, उसको टेस्ट ट्रायल किया, बहुत कामयाब रहा है, जिसमें फार्मर्स को वो 500 फार्मर्स को दिया गया था, और उसमें वो उनको क्रॉप बर्निंग नहीं करनी पड़ती बल्कि उनकी कॉस्ट सेविंग होती है उस मशीन को यूज करके। तो इंशाल्लाह अगले सीजन में उसको मजीद बढ़ाएंगे ताकि लोग क्रॉप बर्निंग से हट जाएं। फिर इसमें आखिरी फैक्टर, एक जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि क्रॉस बॉर्डर ये पोल्यूशन भी आती है, इंडिया से भी आ जाती है जब विंड डायरेक्शन हमारी खराब हो, और उसके लिए वी हैव टू हैव अ रीजनल डायलॉग विद आवर नेबर, जो कि आजकल के हालात में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उसका तदारक जो है वो रीजनल बेसिस पे होगा कि हम जो स्टेप्स यहाँ पे इतने सारे ले रहे हैं उनको भी ये स्टेप्स लेना जरूरी है ऑन देयर साइड से बॉर्डर। ठीक। अच्छा, ये आपने इलेक्ट्रिक कार्स की बात की,
बहुत महंगी हैं इलेक्ट्रिक कार्स, जो भी आप करेंगे तो मतलब वो आम आदमी की इस्तात में तो नहीं होगी, जो कि एक शायद 2-3 लाख रुपए की गाड़ी जो है वो ड्राइव करता है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान या अर्बन एरियाज़ या इवन रूरल एरियाज़ में बेतहाशा तादाद अब आपको मोटरसाइकिल्स की नज़र आएगी जो आप ईजी इंस्टॉलमेंट्स पे हासिल कर लेते हैं लोग। तो जितनी दिलचस्पी या हुकूमत की हमने देखी है या बार बार हमें सुनने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक कार्स का, इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ हम क्यों नहीं आते? क्या कुछ ऐसी लॉबीज़ हैं कि जो इसमें रखना डाल रही हैं? नहीं, इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ हम बिल्कुल आगे हैं। उसके तो हमने सारी उसकी जो इंसेंटिव्स हैं, पैकेजेस, वो सबसे पहले अनाउंस किए थे इलेक्ट्रिक बाइक्स के भी और रिक्शास के भी, और वो ऑलरेडी ग्राउंड पे दो तो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ऑलरेडी मार्केट में आ गए हैं, और उनकी जो वो प्राइस पॉइंट भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वो तकरीबन उसी प्राइस पे मिल रहा है आपको जो कि नॉर्मल आपको बाइक मिलता है, और उसमें आपकी कॉस्ट सेविंग है कि आप 60% आपकी जो चलाने की कॉस्ट है वो कम हो जाती है उसकी, और ऑब्वियसली उसकी एमिशन भी 60% कम है। तो इसकी वो तो आई थिंक बहुत जल्दी टेकअप होगा यहाँ पे पाकिस्तान में। अब रिक्शा के ऊपर भी एक नया स्वॉपेबल रिक्शा की यहाँ पर फैक्ट्री है, वो तैयार हो गई, और वो आई थिंक मार्च के एंड अप्रैल में वो लॉन्च हो रहा है लाहौर में। तो आई थिंक ये बाइक्स और रिक्शा आपने सही कहा है कि ये दे आर वन ऑफ द मेन कल्प्रिट, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक शिफ्ट होगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तेज़ी से इस पे काम हो रहा है इस तरह से आगे भी मज़ीद इस पे काम जो है वो होगा। बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब आपके वक्त के लिए। मैं ये पढ़ रही थी शहजाद साहब कि तकरीबन 1 मिलियन जानवर जो इस वक्त पोल्यूशन है पूरी दुनिया में, वो सिरे से जानवर और पौधे जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं 2030 तक। सो आप सोचें कि उनको बचाने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को ठीक करना कितना ज़रूरी है, और अगर हम नेचर पॉजिटिव इकॉनमी में इन्वेस्ट करें तो इससे तकरीबन 2030 तक 395 मिलियन नई जॉब्स जो हैं वो जनरेट हो सकती हैं। सो पाकिस्तान इस हवाले से जो काम कर रहा है वो अब दुनिया उसके बारे में बात कर रही है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये वीडियो जो है वो आपने भी देखी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम मजीद भी इसके ऊपर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वतन की कसम उठाकर परचम हम लहराते हैं, किसकी हिम्मत रास्ता रोके हम खुद रास्ता बन जाते हैं। धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल है, धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल है, एक है कौम एक मंजिल है। निगाहे इसको मस्ती में वही यव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। वेलकम बैक नाज़रीन। दोहा माहिदे के मुताबिक मई 2021 तक तमाम गैर मुल्की फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान से चले जाना था, उनका इनखला हो जाना था। और इससे पहले चाहे दोहा माहिदा हो, चाहे अफ़गान अमन अमल हो, उसमें जो पाकिस्तान का किरदार है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अगर रोल प्ले किया गया तो वो पाकिस्तान की तरफ से प्ले किया गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो अमन है वो अगर होगा तो पाकिस्तान में अमन कायम होगा। सो पाकिस्तान की कोशिशें जो है वो हमेशा से रही हैं, और इस हुकूमत के दौरान ख़ास तौर पर ज़्यादा कोशिशें जो वो की गई हैं। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो बड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है, बड़ी कंफ्यूजिंग नज़र आ रही है, ख़ासतौर पे जब से अमेरिका का जो एक नया मनसूबा जो है अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के हवाले से वो सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक एक खदशा ये जाहिर किया गया कि अगर तमाम फ़ौजें जो हैं वो चली जाती हैं अफ़गानिस्तान से तो फिर अमन जो है वो किस तरह से कायम रहेगा। इस हवाले से शुकूक व शुबात है। दूसरा, इस हुकूमत को ख़त्म करके एक अबूरी हुकूमत का आइडिया जो है वो भी दिया गया है। अब इस हवाले से जो अफ़गान सदर हैं उन्होंने तो इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान इस हवाले से
क्या करेगा? पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो वही रहेगी जो पहले थी या इसमें कोई तब्दीली आएगी? आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक एम्बेसडर अयाज वजीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अयाज वजीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो नया प्लान है अमेरिका का अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए, ये कोई उम्मीद अफजा नजर आ रहा है आपको या खुदा न खास्ता मजीद बर्बादी का पैगाम लेकर आएगा? देखिए, अमेरिका का नया प्लान तो मुझे नजर नहीं आता, बल्कि उसी पुराने प्लान में थोड़ी सी अमेंडमेंट का कहूँ तो शायद गलत ना होगा। उसी सिलसिले को शायद आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए तो ज़ल्मे खलीलजाद को नई हुकूमत ने रिटेन किया कि वो दुहा प्रोसेस आगे चलाए। लेकिन उसमें मुश्किल ये आ पड़ी है कि जैसे आपने कहा कि मई में फॉरेन फोर्सेस या अमेरिकन फोर्सेस निकलने थे, जो इनका तालिबान के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि मई तक ये निकलेंगे और फिर तालिबान गारंटी देंगे कि अफगान साहिल को अमेरिका और उनके दोस्तों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब चूंकि वक्त बहुत कम रह गया और अफगान हुकूमत और तालिबान किसी मंतकी नतीजे पर नहीं पहुंचे, तो मेरा ख्याल है खलीलजाद साहब अब कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान के साथ बातचीत करके दोनों के राजीनामे से ये मई के डेट को थोड़ा बढ़ा दे, ताकि दूसरे मुल्कों नेबर जिनका अमेरिका ने अपने खत में जिक्र किया था, उनकी मदद से तालिबान पे और अफगान हुकूमत पे जोर डाला जाए कि वो 90 दिन के अंदर, अगर याद हो उन्होंने जो खत लिखा था ब्लिंकन ने अशरफ गनी साहब को, उनमें 90 दिन का जिक्र है कि 90 दिन अगर वायलेंस में कमी आ जाए, तो उसका मैं समझ रहा हूँ मकसद यही था कि अगर मई से आगे 3 महीने बढ़ाए जाए फॉरेन फोर्सेस के निकलने का और उसमें वायलेंस में तालिबान राजी हो जाए कि वो कमी लाएंगे, तो शायद बात थोड़ी आगे बढ़ जाए और उन 3 महीनों में अफगानिस्तान का जो आइंदा शिकल होगा तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान, उसके खदोखाल पे इत्तेफाक आ जाएगा। फिर अमेरिका भी निकल जाएगा और ये दोनों मिलकर अफगानिस्तान में हुकूमत भी बना लेंगे और पाकिस्तान भी सुख का सांस ले लेगा कि वहाँ अमन आ गया तो यहाँ भी फिर अमन हो। तो मैं तो इस तरह समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है। तो अदरवाइज अमेरिका ने तो कह दिया कि हमने सारे ऑप्शन खुले हैं। अभी भी हम सोच रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी फोर्सेस मई के जो मुआहदा में तय हुआ था उस डेट के से पहले हम सारी फौजें निकाल देंगे, लेकिन अगर वो कर ले तो दैट विल बी अ डिजास्टर, जो कि अमेरिका नहीं चाहता है कि वो कर ले और इसी सिलसिले को अमन के जरिए से, बातचीत के जरिए से हल किया जाए। अयाज साहब, आप तालिबान के मिजाज को भी आप समझते हैं, आपने वहाँ सर्व किया है पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे, अफगान हुकूमत में जो लोग हैं उनसे भी आप वाकिफ़ हैं। ये पावर शेयरिंग फार्मूला हो क्या सकता है कि क्या अफगान हुकूमत इस बात पर राज़ी हो जाएगी कि तालिबान को बाकायदा अपनी हुकूमत का हिस्सा बना लें, काबीना में शामिल कर लें, या फिर असूलन ये होना चाहिए कि एक नया जो है वो सियासी मुआहदा किया जाए, उसके तहत इंतखाबात हों और तालिबान जो है बाकायदा तौर पर एक सियासी क़ुव्वत के तौर पर सामने आए? ये खासा मुश्किल मरहला है, क्योंकि अफगान हुकूमत चाहेगी कि तालिबान उस हुकूमत के अंदर आके शामिल हो जाए। तालिबान चाहेंगे कि ये हुकूमत, क्योंकि हम मानते ही नहीं है अशरफ गनी साहब या अफगान हुकूमत को हम पपेट गवर्नमेंट कह रहे हैं, तो ये आईन और ये हुकूमत ख़त्म करे, नए सिरे से ये बना ले। तो दोनों गोया अपने अपने एक्सट्रीम पे खड़े हैं। अब इसका जो समझ में आने वाले बात है या जिस पे बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है, वो एक ऐसा सेटअप है कि जिसको या इंटरम गवर्नमेंट का हो या एक ऐसा सदर, एक ऐसे आदमी पे इत्तेफाक हो कि वो सदारत की कुर्सी पे कुछ अरसा के लिए बैठ जाए और उसके नीचे तालिबान के नुमाइंदे और अफगान हुकूमत के नुमाइंदे उसके नीचे, उस सदर के नीचे हुकूमत में शामिल हो और ये जो बातचीत चल रही है ये बातचीत भी चलाए कि आगे उनका हुकूमत आइंदा डिस्पेंसेशन कैसी होगी। क्योंकि अगर आप तालिबान को शामिल नहीं करेंगे तो अफगान हुकूमत की बात तालिबान नहीं मानते और अगर तालिबान और फिर तालिबान की बात अफगान हुकूमत नहीं मानती,
तो ये इंटरम सेटअप जो है जिसमें दोनों की शमूलियत हो, अफगान हुकूमत की भी और तालिबान की, और प्रेसिडेंट न्यूट्रल जो दोनों को पसंद हो, वो ये सिलसिला आगे बढ़ाए और फिर ये अफगानियों पे छोड़ दे कि वो कैसी हुकूमत दरमियान में लाते हैं जिन पे सबका इत्तेफाक हो। वो फिर ना अमेरिका का प्रपोजल हो, न पाकिस्तान का हो, न किसी भी बाहर से, जो भी वो राजी हो जाए उनके ऊपर, फिर वो हम सब एकदम मान ले। और ठीक। अच्छा अयाज साहब, रूस जो है वो अब तक बैकफुट पे रहा है अमन अमल को अगर हम देखें, अब उसका फ्रंट फुट पे आना ये क्या जाहिर करता है? देखिए, जाहिर बात है रूस भी अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है, बड़ा इंटरेस्ट है उनका। वो भी चाहता है कि उसमें एक रोल प्ले कर ले, और फिर उसका अमेरिका का हरीफ होना ये भी मालूम है। तो रूस अब वो पहले से कोशिश में थे, एक दो मरतबा मीटिंग भी कॉल की थी इन सब की। अब भी मेरा ख्याल है 18 मार्च को कॉल कर रहे हैं कि उसमें अमेरिका भी हो, हम भी हो, चीन भी हो, रूस भी हो। वो सोच ले, बात इसी के गिर्द घूमेगी जो मैंने पहले एक छोटा सा उसका नक्शा आपको बता दिया कि इंटरिम गवर्नमेंट और सेटअप, उसी के गिर्द घूमेगी। अब मॉस्को प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा या अमेरिका का जो तुर्की में सोच है कि मीटिंग बुला ले, जैसा कि वो खत में लिखा है, उस पे राजी हो। अब इसके लिए मेहनत हो रही है कि किसका नक्शा काबिल कबूल होगा सबके लिए। ठीक। अच्छा, भारत को अमेरिका ने साउथ एशिया अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसका एक अहम जुज़ बनाया, लेकिन भारत अफगानिस्तान के बारे में जो अमेरिका के जो भी उनकी डिमांड्स थी, मुतालबात थे या एक्सपेक्टेशंस थी, वो भारत पूरी नहीं कर सका और ना वो कर सकता था। ये ब्लाइंड साइटेडनेस थी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अब जो भी वहाँ अमन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या किस तरफ जाएगा, तो एक स्पॉइलर या इरिटेंट के तौर पर तो भारत मौजूद है। इस फैक्टर को आप कहाँ देखते हैं और कैसे इसको जो है वो कंट्रोल या टैकल किया जा सकता है? देखिए, अगर अमेरिकन प्रपोजल आगे बढ़ती है, जो उनका ख्याल है कि यूएन के अम्ब्रेला के नीचे तुर्की में ये मीटिंग कराई जाए, जिसमें ये नेबरिंग कंट्रीज, रीजनल कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी शामिल होगा, चीन, रूस और अमेरिका भी अपने तुर्की में बातचीत कर ले, तो उस पे तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है न एतराज करेगा, न करना चाहिए, क्योंकि वो यूएन के अम्ब्रेला के नीचे है। और यूएन के अम्ब्रेला के नीचे अब भी अफगानिस्तान में एक कमेटी बनी है 2002 में, जिसमें वो ममालिक शामिल हैं जो अफगानिस्तान को मदद देते हैं या उसके नेबर है। तो उसमें हिंदुस्तान भी है, लेकिन उसका मकसद दूसरा है। तो लेकिन वो यूएन की छतरी के नीचे है, तो यूएन के छतरी के नीचे हमने एतराज कर सकते हैं, न करना चाहिए। और दूसरी बात आपकी रही इंडिया के स्पॉइलर होने का, मैं नहीं समझता कि इस मौके पे इंडिया वाकई स्पॉइलर का रोल प्ले करेगा, जिसकी मेन रीजन ये है कि इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर पिछले 20 सालों में तकरीबन $3 बिलियन वर्थ के सॉफ्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है। तो उनकी जो अफगानियों के साथ ताल्लुकात हैं वो खासे बढ़ गए हैं। अब वो अगर स्पॉइलर का रोल प्ले कर ले और अफगानियों को भी जाहिर बात है पता तो चलता है, तो गोया वो अपने 20 साल की जो इन्वेस्टमेंट है 3 बिलियन डूब गए, ताल्लुकात भी खत्म हो जाएंगे। वो चाहेंगे कि ये पीस प्रोसेस में वो भी पीसफुल रोल अदा कर ले, ताकि उनकी मजीद वो दोस्ती आगे बढ़ जाए। हाँ, अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ बदमाशी करनी है तो वो दूसरी बात है, लेकिन उसके लिए फिर जाहिर बात है अफगानिस्तान भी तैयार नहीं होगा अगर अमन आ जाता है, और पाकिस्तान भी इतना कमजोर मुल्क नहीं है कि अपना दिफा न कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज वज़ीर साहब आपके वक्त के लिए। और भारत को पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह मैसेज जो है वो दिया जा चुका है कि अब जो अमन का क़याम है उसकी ज़िम्मेदारी भारत पर है। और दूसरे ये कि ये जो अब सूरत हाल है ये मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी कि वक्त बहुत कम है मई में, और देखते हैं कि क्या होता है इस नए प्लान के मुताबिक। अभी यहाँ मुझे एक ब्रेक लेना, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस वक्त के सबसे ज़्यादा अलार्मिंग मामले और इशू के हवाले से, जो कि कोविड-19 का है। हमारे साथ रहिएगा।
They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's सिर्फ ये याद रखें कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्ताइन, कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी कोविड-19 की थर्ड वेव जो है उसका सिलसिला जारी है। सूरत हाल बड़ी इस वक्त कशीदा है और ये मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि अगर वो लोग जिनको इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं है, सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा नहीं है, उनको ये अंदाज़ा हो जाए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 32 अमवात हुई हैं और 2624 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है हर रोज़ के साथ। और हालांकि हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन अरूज साहब ने, डीजी हेल्थ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। मेरे ख्याल में मजीद सूरत हाल हम उन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। इस्लामाबाद रावलपिंडी के हवाले से खास तौर पे कहा जा रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। सो मैं चाहूंगी कि आप ही जरा सूरत हाल को वाजे कर दीजिए, इस्लामाबाद में इस वक्त क्या हालात है कोविड को लेकर। जी अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से, शहजाद साहब को और मिशेल आपको भी। सूरत हाल तो आपने इंट्रोडक्शन में बता दी है, लेकिन ऐसा है कि मैं कुछ बताना ये चाहूंगा कि पिछले महीना पहले तकरीबन हमारा इस्लामाबाद का जो पॉजिटिविटी रेट था जी, वो ऑलमोस्ट 1 to 2% के दरमियान आ रहा था। यानी अगर 100 टेस्ट किए जाते थे तो इस्लामाबाद के 1 या 2% लोग पॉजिटिव आते थे। अच्छा। ये अचानक 4 हफ्ते पहले से बढ़ना शुरू हुआ है बतदरीज, और खास तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जब से स्कूल खुले इंटरेक्शन, हालांकि बच्चों में ये नहीं होता, लेकिन एक ऑब्जर्वेशनल साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहती है कि बच्चों की इंटरेक्शन, फिर माँ बाप की इंटरेक्शन, फिर स्कूलों के लिए माँ बाप का मार्केट में जाना, मतलब किताबें खरीदना, बच्चों का एक गाड़ी में भर के आना, तो बच्चे खुद इफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन कुछ ज्यादा उम्र के बच्चे कैरियर जरूर हो सकते हैं। फिर ये बतदरीज बढ़ के 4% पे आया और अब 6% पे है। इसी तरह सूरत हाल लाहौर, कराची और फैसलाबाद की भी है, यानी 8 और 9% पे भी चला गया है। ये मैं आपको बताता चलूं कि जो पीक आई थी जून में वो तकरीबन 16% तक थी। अब अभी खुदा का शुक्र है वो वाले हालात नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड है वो यही शो करता है कि आप उस तरफ जा रहे हैं अगर हमने एहतियाती तदाबीर ना की। अच्छा, पहली जब वेव आई या जब आगाज़ हुआ इसका, तो हमने देखा कि जो एक जिम्मेदारी का एहसास भी ज़्यादा था, लोग फील कर रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को और दूसरों को बचाना है। उसके बाद जब थोड़े रिलैक्स हुए, आपने खुद कहा कि हम कैजुअल हो जाते हैं, तो फिर वो एक एनवायरनमेंट में, एक फ़ज़ा में आपको उस तरीके की जिम्मेदारी जो है ना वो महसूस ही नहीं हुई बिल्कुल। और इसमें आप क्या समझते हैं कि लोगों का कसूर तो है, लेकिन क्या हमने जल्दबाजी की कुछ कारोबार खोलने में, स्कूल खोलने में, और अब जब वो आपने ये इक़दाम उठा लिए हैं तो जो प्रेशर आ रहा है आप पे, मिसाल के तौर पे ताजिरों ने इनकार कर दिया जी कि हम 6 बजे बंद नहीं करेंगे, इसी तरीके से बाकी मामलात भी उसी तरीके से चल रहे हैं। तो ये एक तरफ कारोबार है और कहते हैं कि लोग भूख से ना मर जाएं, दूसरी तरफ जो इंसानी जाने हैं, तो आपका पलड़ा किसकी तरफ जाएगा? जी शहजाद, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आपको याद होगा कि जब पहली वेव ये 2020 में भी आई है, तो पूरी पाकिस्तानी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये बहस छिड़ गई थी कि इंसानी जान या बीमारी ज्यादा कीमती है या इकोनॉमी ज्यादा अहम है। अब आपको याद होगा कि उस जमाने में भी रेजिस्टेंस आ रहा था ताजिर बरादरी की तरफ से, और यकीनन उसमें कुछ जायज चीजें भी हैं। जो आदमी डेली वेजेस का है बेचारा, जो 1000, 1500 या 600 रुपए लेके रोजाना घर जाता है, और उसके बच्चों का जो पेट है उसकी रोजाना की, रोजमर्रा की आमदनी पे डिपेंड करता है, वो तो भूख की तरफ माइल हो सकते हैं, और पूरी दुनिया में इस तरह हुआ। True. अब ऐसा है कि इसका रेजिस्टेंस तो होना ही होना है,
क्योंकि ये रियलाइजेशन अभी भी फॉर्म में उस तरह नहीं आई है। हालांकि मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों में क्योंकि सीडीए से भी बिलोंग करता हूं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अलावा यहाँ कुछ लोग जिनका इंतकाल हुआ है उनके लिए फातिहा खानी कराई गई। पिछले 1.5 से 2 सालों में तकरीबन 36 लोगों की अमवात सिर्फ एक इदारे से हुई है। तो ये ऐसा जरासीम है जो म्यूटेट भी कर रहा है। हमको सिर्फ आवाम की हद तक नहीं बल्कि हुकूमत की हद तक भी हमको बड़ा रियलाइज करना पड़ेगा क्या सख्तियां हमने करनी है, बतदरीज किस तरह आगे बढ़ना है। लेकिन दूसरी तरफ आपको हर चीज साथ लेके चलनी होती है। आपको इकोनॉमी को भी देखना होगा। जो स्मार्ट लॉकडाउन का जो इस्तेलाह है वो हम ही से शुरू हुई थी कि हर इलाका आपने बंद नहीं कर देना। डॉक्टर साहब, मैं इसी तरफ आ रही थी जो हमने स्कूल्स की बात की कि स्कूल्स हमने खोल दिए और 100% जो अटेंडेंस है उस पर चले गए। उससे पहले 50% पे जिस तरह चल रहा था, या ऑल्टरनेट डेज के अंदर अगर बच्चों को बुलाया जाए या इस तरह का कोई सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए, क्योंकि जाहिर है उनकी जो तालीम का हर्ज है वो पहले भी बहुत हुआ है और वो मज़ीद भी नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया जा सकता? क्या इसके ऊपर कोई गौर ख़ास हो रहा है कि जैसे बाकी कारोबार के अंदर ये पहले कहा गया कि इस तरह से कुछ कर लिया जाए कि लोगों की जानें भी बचें और कारोबार भी चलता रहे, इसी तरह से स्कूल्स भी चलते रहे? देखिए मिशेल, बात यह है कि आपको तो ये पता होगा ना कि स्कूल मंडे से बंद कर दिए गए हैं जी, स्प्रिंग वेकेशन, और वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं। आपके इल्म में होगा, और ये पहली लहर में भी हुआ था कि स्कूल तमाम बंद कर दिए गए थे। और हमें इसमें ये एक अपॉर्चुनिटी भी नजर आई कि हमारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। लेकिन हमने वो तमाम बच्चों के बारे में सोचना है जो उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, जो कम स्कूल वाले जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते लैपटॉप या ऑनलाइन, उनका ज़िया भी है। ये सिर्फ हम प्राइवेट स्कूल्स की बात हमें नहीं करनी चाहिए। इसी तरह कारोबार को कई हिस्सों में हमें डिवाइड करना होगा। एक वो कारोबारी है जो हमेशा से मुनाफे में रहा है, वो अफोर्ड कर सकता है। जो मिडिल क्लास का कारोबारी है वो शायद कुछ अरसे अफोर्ड कर सकता है, और जो बिल्कुल ही डेली वेजेस का कारोबारी है उसके बारे में हमें कंसर्न होकर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हम एक डंडी से सबको हाँक नहीं सकते। हमें एक बैलेंस रहकर एक तजिया करना पड़ेगा कि कौन सा तबका ऐसा है जिससे उसके घर का खर्चा भी चलता रहे। और जहां तक इकोनॉमी का ताल्लुक है जी, मैं तो मतलब बड़ा क्लियर इस मामले में हूं कि इस मुल्क को की इकोनॉमी को कितने पहले धचके लग चुके हैं। इस वक्त तो जानों का मामला है ना। अगर हम चंद रोज इकोनॉमी का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए, स्टॉक एक्सचेंज आपकी एक खबर से नीचे गिर जाती है। आपकी सियासत कितना इफेक्ट करती है इकोनॉमी पे, और कितने हम रोजाना सुबह से शाम तक सुनते हैं कि कितने अरबों डॉलर यहाँ से बाहर चले गए या इस तरह हुआ। चुनांचे हमें इस वक्त अपनी सेहत के बारे में सामने रखकर स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। ठीक। और डॉक्टर साहब, ये जब पहली वेव आई तो अब भी एक ये सवाल मैंने आपसे किया था, और आई होप कि अब ज़रा सूरत हाल बेहतर होगी, आपने कुछ ना कुछ इसका इंतजाम कर लिया होगा। वो ये कि कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में ये इत्तलात आई कि वो ओवर रिपोर्ट कर रहे हैं कोविड-19 के केसेस को, और साथ साथ ये भी था कि सरकारी जो हस्पताल हैं वहाँ पे ऑब्वियसली एक हद तक की गुंजाइश है, उसके बाद लोग जो हैं वो निजी अस्पतालों की तरफ जाने पर मजबूर हैं। लेकिन वहाँ पे कोई रेगुलेशन ऐसा नहीं है कि उनको इस बात पर पाबंद किया जाए कि आपने एक हद तक ही पैसे चार्ज करने हैं उन तमाम मरीज़ों से। तो इस पर आप लोगों का रोल यकीनन आता है। तो इस दोनों सवालों को आप कैसे देखते हैं इस मौके पर? जी शहजाद साहब, ये दोबारा एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये मैं वाज़ेह करता चलूं कि मैं डायरेक्टर जनरल पब्लिक हेल्थ हूँ इस्लामाबाद रीजन का, यानी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का। बात जो पॉलिसी लेवल के सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा और मैं अपनी राय भी दूंगा आपको। वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में डिसाइड होते हैं, जिसमें मेरा अभी ज्यादा जाना नहीं हुआ। लेकिन ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जब तक हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी इस शहर में नहीं बन जाएगी, जिस तरह पंजाब में है, सिंध में है, और सही मानों में फाल नहीं होगी। कानून तो बेतहाशा है इस मुल्क में, लेकिन असल चीज है कानून की इम्प्लीमेंटेशन। हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई है, लेकिन आप जरा ये देखें कि वो बिल्कुल ही फाल नहीं है। हमें उसको जल्द से जल्द फाल करना होगा, हॉस्पिटल्स को रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए। उसके बाद ये तमाम किस्म के जो मसाइल हैं, डेटा का है,
कितने वेंटिलेटर्स हैं, अंडर रिपोर्टिंग, ओवर रिपोर्टिंग, फीस का चार्ज करना, ये काफी हद तक हल हो जाएंगे। हुकूमत के अस्पतालों में तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर ने, जाहिर है उनका एक ये बिजनेस है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट विद यू, इट्स ए बिजनेस। उन्होंने उस वक्त भी रिलक्टेंस जाहिर की, कुछ ने इनकार भी कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्डली, कुछ ने कुछ परसेंटेज का लीवरेज दिया कि हम 20% कट करेंगे, लेकिन एक्चुअली तो बेतहाशा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इससे बहुत ज्यादा बिजनेस भी बढ़ी है। तो मेरा जो जवाब ये है कि हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी को सही फाल करना और सही मानों में फाल करना, सिर्फ कागजों में और दफ्तरों की हद तक नहीं रहना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त दुनिया में जो हम देख रहे हैं रुझान, वो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अभी 3rd वेव है, इसके बाद न जाने 4th आए, 5th, कब तक ये कोविड जो है ये दुनिया में रहेगा? इट्स अ न्यू नॉर्मल। और मेरे ख्याल में हमें जैसे इंसान जो है वो जिंदगी में बहुत सारे हालात और वाकयात से गुजरता है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लेता है। तो आप नहीं समझते कि लोगों को शायद ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब थोड़ा कम होता है तो वो फिर रिलैक्स हो जाते हैं? हमें ये समझ क्यों नहीं आती कि ये अब इसने रहना है और हमें इसी तरह से मास्क को जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए? मैं चाहूंगी कि जरा इसके ऊपर थोड़ा सा आप, ताकि हमारे लोग जो सुन रहे हैं शायद उनको आपकी बात समझ आ जाए। आपने अपने सवाल में दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। ह्यूमन साइकोलॉजी अगर ये ना होती तो अल्लाह ताला जन्नत दोज़ख का तस्वुर ना रखता। इंसान बहुत रेगुलेशन, लॉ, खौफ किसी चीज का उस चीज से दूर रखता है, या कोई मोटिवेशन होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब पहली लहर आई थी तो उसमें कुछ सख्तियां शुरू हुई, जुर्माने भी ज्यादा शुरू हुए, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रही थी, जो अभी भी कोशिश कर रही है। अवाम को कुछ अरसे बाद रियलाइजेशन हो गई थी, और आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा कॉपरेशन शुरू हो गई थी। शुरू में नहीं हुई थी पाकिस्तान में, लेकिन चंद हफ्तों बाद फिर जब लॉ इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। जो दूसरी लहर आई है उसमें मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगा कि इम्प्लीमेंटर्स भी थोड़े से रिलैक्स कर गए और अवाम तो बिल्कुल ही रिलैक्स कर गए। और देखें, ये जरासीम नजर नहीं आता। ये कुछ अजीब सा दुश्मन है जो ना नजर आता है, ना सामने होता है, ना टच करता है, लेकिन आप पे हमला करता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। तो अब इसमें आपकी समझदारी है। मैं समझता हूँ पीटीवी की तरह तमाम चैनल्स को डेडिकेट करना चाहिए कि प्रोग्राम्स बार बार करें और आगाही के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें। हम तो कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम का एक लाजमी हम एक सेगमेंट रखें इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात, ये जो डिसइंफेक्ट करने का जो तरीक़ाकार है, जैसे पार्लियामेंट को, कौमी असम्बली को बंद किया गया 2 दिन के लिए, तो वो क्या तरीक़ाकार होता है और क्या उसके बाद बिल्कुल ये जर्म, ये वायरस जो है ये वहां से खत्म हो जाता है? जी देखें, ये जो जरासीम है इस पे काफी अब 1 साल में जितनी मेरे ख्याल में कोरोना वायरस पे रिसर्च हुई है, शायद पिछले 50-60 साल में किसी जरासीम पे इतनी रिसर्च नहीं हुई, और मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं, अफवाहें भी हुई हैं। अब ये जरासीम हवा में बहुत ज्यादा जिंदा नहीं बच नहीं सकता, और क्लोरीन या हाइपरक्लोरिक एसिड या इस तरह की जो आपकी सैनिटाइजर्स हैं उससे भी ये मर जाता है। अच्छा। अब उसका तरीकेकार ये होता है, 2 दिन जो असेंबली का बंद रहना है वो शायद उनकी कोई और अपनी वजह भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम 24 घंटे अगर किसी जगह में फ्यूमिगेशन या स्प्रे करें तो उसको जरूर बंद रखें, ताकि उसका असर अच्छी तरह रहे उस जगह पे जहां कोरोना के मरीज पाए गए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। आपने कुछ पूछना तो नहीं? नहीं, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन नरूद साहब। आखिरी एक पैगाम छोटा सा आपके तवज्जुह से देना चाहूँ कि हमको प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी, हमको एक बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। हम अपने आप को बचाएंगे, अपनी जात को बचाएंगे, हम किसी और को नहीं बचाएंगे। और आपकी जिंदगी का आपके ऊपर भी हक है और अल्लाह ताला का भी फरमान है, कुछ जानते पूछते आप छलांग ना लगाएं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। और हमारा भी यही पैगाम है, और हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है, इतने लोगों से मुखातिब होते हैं कि अगर अपना नहीं तो कम से कम कोई तो होगा आपका प्यारा, आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं,
उनके लिए ही आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि मास्क पहनना है। मास्क से सिर्फ 1% चांस रह जाता है इस वायरस के अटैक करने का या कोविड में मुब्तला होने का। सो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सफाई का खास ख्याल रखें, हाथों को बार बार धोएं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके अपनों के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मिशेल बुखारी और शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।